आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में राजनीतिक भूकंप आ गया है। एनसीपी के अजीत पवार ने 8 मंत्रियों के साथ शिंदे सरकार, बीजेपी और एकनाथ शिंदे की जो युति सरकार है उसमें उन्होंने मंत्रिमंडल में शपथ लिया है और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। अजीत पवार के साथ एनसीपी के 8 लोगों ने मंत्रिमंडल में शपथ ली है, जिनमें मुख्य नाम हैं छगन भुजबल, दिलीप वळसे पाटील, धनंजय मुंडे, हसन मुफरी, आदित्य तटकरे और संजय बनसोड़े। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। शरद पवार को राजनीतिक रूप से बहुत बड़ा झटका लगा है और उन्हीं की पार्टी में जो चाणक्य इस तोड़ जोड़ में माहिर रहता था, उन्होंने 1977 में भी पार्टी तोड़कर, कांग्रेस को तोड़कर उन्होंने अलग सरकार बनाई थी। आज उन्हीं पर आया है कि उन्हीं के भांजे ने उनसे बगावत करके आज बीजेपी और एकनाथ शिंदे की सरकार में शामिल हो गए हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर है। इसके पहले भी बहुत सारी हलचलें चल रही थी। अजीत पवार ने 2019 में भी सुबह 6 बजे बीजेपी के साथ जाकर शपथ ले ली थी, लेकिन शरद पवार ने उस वक़्त उस पूरे वातावरण को बदल दिया और उन्होंने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी बनाई और महाविकास आघाड़ी की सरकार उस वक़्त बन गई थी। और जो अजीत पवार का जो प्लान था, बीजेपी का जो प्लान था, वो फेल हो गया। लेकिन एनसीपी में भी उन्हीं को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। अभी उन्होंने कहा था कि उनको संगठन की जवाबदारी दी जानी चाहिए। फिर ये भी चर्चा हो रही थी, छगन भुजबल ने कहा था कि पिछड़े समाज का व्यक्ति एनसीपी में अध्यक्ष होना चाहिए महाराष्ट्र में। फिर जो एनसीपी के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने सुप्रिया सुळे को बनाया था और प्रफुल्ल पटेल को। तो ये सब बहुत सारा घमासान उनकी पार्टी में लगातार चलता जा रहा था और ये माना जा रहा था कि ये पार्टी कभी भी टूट सकती है। और शरद पवार ने उनको थामे रखा था। शरद पवार ने अध्यक्ष पद से, उनका एनसीपी के अध्यक्ष पद से उन्होंने त्यागपत्र भी दिया था। तो उसका तमाशा 2-3 दिन चलता रहा था। तो कब कौन किसके साथ जाएगा, ये पूरी हलचल महाराष्ट्र में चल रही थी। और महाविकास आघाड़ी, क्योंकि महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, 48 में से 42 सीटें जो शिवसेना, एनसीपी के शिवसेना और बीजेपी के पास थी, जीत के आई थी, वो महाविकास आघाड़ी की वजह से बीजेपी को ये साफ हो गया था कि यहाँ पर उनका जो मेजॉरिटी है वो जाने वाली है और यहाँ पर लोकसभा की 5-6 सीटें भी जीतना उनके लिए मुश्किल हो जाता। तो इसलिए उनको ये था कि महाविकास आघाड़ी को किसी भी प्रकार से तोड़ा जाए और उसमें तोड़कर उसके टुकड़े किए जाए, ताकि यहाँ पर लोकसभा की सभी सीटें जीती जा सके। एकनाथ शिंदे को तोड़ने के बाद भी उद्धव ठाकरे की जो लोकप्रियता थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी। उद्धव ठाकरे की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही थी और शिंदे को अपने साथ लाकर बीजेपी को ऐसे लगने लगा था कि उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है और उनको ये था कि अब किस तरह से किया जाए, महाविकास आघाड़ी को तोड़ा जाए। तो जो सबसे कमज़ोर लिंक थी अजीत पवार को तोड़कर लाया गया है। और अभी कहा जा रहा है कि अजीत पवार के साथ करीब 35 से 40 विधायक भी आए हैं और अजीत पवार अभी एनसीपी पार्टी पर अपना कब्ज़ा भी दिखाने की कोशिश करेंगे और वो कहेंगे कि एनसीपी उनकी है। ये भी कहा जा रहा है कि प्रफुल्ल पटेल, वो भी शपथ विधि में शामिल थे, तो प्रफुल्ल पटेल को केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा। तो इसके क्या परिणाम होने वाले हैं? अभी उद्धव ठाकरे ने कहा है कि वो पत्रकार परिषद लेने वाले हैं। संजय राउत ने कहा है कि वो भी ये जो चल रहा है उसका पूरा जवाब देंगे और ये महाराष्ट्र में राजनीति को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो ये होने नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा है कि ये भी है। दूसरी तरफ एनसीपी ने जो शरद पवार की है उसने भी पत्रकार परिषद रखी है। तो इसके क्या परिणाम होने वाले हैं? इसके परिणाम में अगर ये देखा जाए तो इसका फ़ायदा, एक बहुत बड़ा फ़ायदा कांग्रेस को भी होगा, क्योंकि जो 3 पार्टियों की सरकार महाविकास आघाड़ी थी
उसमें कांग्रेस को बहुत कम सीटें मिलने के चांसेस थे, क्योंकि उनका एक ही एमपी था चंद्रपुर से और वो भी गुजर गए हैं। तो यहाँ पर महाराष्ट्र में उनका कोई एमपी नहीं है। शरद पवार की पार्टी के पास पांच लोकसभा सदस्य थे। अभी कहा जा रहा है कि 5 में से 3 जो है वो अजित पवार के साथ आ गए हैं और सिर्फ 2 ही शरद पवार के साथ हैं, उसमें एक उनकी बेटी है। फिर तो ऐसे हालत में पार्टी पर भी किसका कब्जा होगा, ये एक पूरी लड़ाई, जैसे शिंदे के टाइम पर शिवसेना को तोड़कर किस तरह से लड़ाई लड़ी गई थी, उसी प्रकार जैसे शिंदे का हुआ अभी यहाँ पर भी वैसे ही हो रहा है। तो ये भी पूरा चलने वाला है। तो अभी अगर शिवसेना और कांग्रेस मिलकर अगर लड़ते हैं तो एक तो है कि कांग्रेस को फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि अभी कांग्रेस ज़्यादा सीटों का डिमांड कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस कहेगी कि शिवसेना भी टूटकर उसके टुकड़े हो गए, एनसीपी भी टूट के टुकड़े हो गए, सिर्फ कांग्रेस बची है जिसके कोई टुकड़े नहीं हुए हैं, तो वो ज़्यादा सीट मांगने की कोशिश करेगी। फिर कांग्रेस ये कहेगी कि भारत जोड़ो यात्रा की वजह से महाराष्ट्र में एक अच्छा माहौल बनाया है। फिर कांग्रेस ये भी कहेगी कि अभी उन्होंने कर्नाटक जीता है, हिमाचल जीता है, तो एक हवा कांग्रेस के फेवर में चल रही है, वो ऐसा कहकर भी ज़्यादा सीटें मांगने की कोशिश करेंगे। और अगर शिवसेना, उद्धव ठाकरे की और कांग्रेस, तो ये 2 ही रहेंगे, तो उनमें सीटों का बंटवारा अच्छी तरह से हो सकेगा और कांग्रेस को ज़्यादा सीट मिल सकती है। और जो एनसीपी का पूरा जो वोट बैंक था, तो वो एनसीपी जो है कांग्रेस को ही तोड़कर आई है, उसका भी वोट बैंक जो कांग्रेस का है वही एक ही वोट बैंक है दोनों का, जो उसको चाहने वाले वोटर्स हैं। तो आप अगर चूंकि एनसीपी बीजेपी के साथ चली गई अलायंस में, तो जो वोटर्स हैं वो वोटर जो बीजेपी के पास किसी भी हालत में नहीं जाना चाहते हैं, वो सीधा कांग्रेस की तरफ आएगी। और जहां पर एनसीपी का दबदबा है वहां पर कांग्रेस अपने कैंडिडेट खड़ा कर सकती है और वहां पर वो जीत के आ सकते हैं। फिर उसके बाद अभी शरद पवार की क्या भूमिका होती है वो भी हमको देखना है। शरद पवार की भूमिका को भी हमको देखना है। और शरद पवार क्या अपनी पार्टी इंटैक्ट रख पाते हैं, शरद पवार क्या दूसरी पार्टी बनाते हैं, शरद पवार क्या बीजेपी से मिल जाते हैं, शरद पवार क्या वैसे ही महा विकास आघाड़ी को मजबूत रखना चाहेंगे, शरद पवार क्या विपक्ष एकता में शामिल रहेंगे क्या, ये सारे सवाल हैं जिनका उत्तर अभी मिलना बाकी है। तो इस सब माहौल में अभी हमको देखना है कि क्या होता है। लेकिन इतना है कि इसका बीजेपी जो चाह रही थी वो उसके अनुसार उनको किसी भी तरह से महाराष्ट्र में तोड़फोड़ करनी थी। उन्होंने पहले पिछले साल तोड़फोड़ की, अभी वापस से उन्होंने तोड़फोड़ की और इसका परिणाम हम लोगों के सबके सामने है। तो ये पहली प्रतिक्रिया है हमारी। आगे जैसे जैसे माहौल बदलेगा हम आपको और भी जानकारी मिलेगी तो हम वापस से आपके पास आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जनता का आईना।